दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ओनली पर। दोस्तों आज हम कक्षा 12 की विषय इतिहास के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर का दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट या प्रश्न पत्र का प्रारूप देखेंगे कि क्या दोस्तों प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो दोस्तों इस तरह से आएगा बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। क्या दोस्तों इस तरह से आएगा बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों प्रश्न पत्र की योजना कक्षा 12 इतिहास। दोस्तों अपने बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वह 2 घंटे 45 मिनट का होगा। पहले 3 घंटे 15 मिनट का होता था, तो दोस्तों अपने आधे घंटे के समय में कटौती हो गई है। और दोस्तों अपना पूर्णांक हुए 80 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, केवल आधे घंटे के समय में कटौती हुई है। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है उद्देश्य हेतु अंक बार। हम देखेंगे कि अपने बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर कैसा पेपर होगा। तो दोस्तों हमारा पहली क्रम संख्या है ज्ञान। दोस्तों ज्ञान आधारित 28 नंबर के प्रश्न आएंगे। दोस्तों उनका प्रतिशत 35% रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अवबोध से हमारे 32 नंबर के अंक बार आएगा और उनका प्रतिशत 40% रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है अभिव्यक्ति व ज्ञानोपयोग। दोस्तों इसके अंदर हमारा अंक बार 16 नंबर का होगा और इसका प्रतिशत दोस्तों हमारे 20% रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मौलिकता या कौशल इसका हमारा अंक बार 4 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, 5%। ठीक है दोस्तों, इस मतलब मौलिकता और कौशल इसका अंक बार 4 नंबर का रहेगा और इसका प्रतिशत है 0.5%। इस प्रकार दोस्तों हमारा 100% ये हो गया और ये हमारे 80 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, पहला ज्ञान इसका अंक बार 28, दूसरा अवबोध इसका 32, तीसरा अभिव्यक्ति ज्ञान उपयोग 16, उसके बाद मौलिकता व कौशल 4। इस प्रकार हमारा अंक बार हो गया 80 का और हमारे प्रतिशत भी हो गए 100%। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यह दोस्तों प्रश्नों के प्रकारवार अंक बार। दोस्तों इसके अंदर देखिए दोस्तों हमारा जो पहला क्रम संख्या दोस्तों प्रश्नों की, उसमें देखिए पहला हमारा आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या। दोस्तों हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 18 होगी और यह 1 नंबर का होगा, अर्थात हमारे एक के नंबर के 18 प्रश्न आएंगे। क्या क्या दोस्तों, एक के नंबर के 18%। दोस्तों इनका कुल अंक प्रतिशत 22.50% है और प्रतिशत प्रश्नों का 36 है दोस्तों। और इनको हमें 15 मिनट के अंदर करना है। क्या दोस्तों, 15 मिनट के अंदर हमें 18 प्रश्न करने दोस्तों। इसके बाद हमारे अति लघुरात्मक जिनकी प्रश्नों की संख्या 12 होंगी और ये भी एक ही नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, और इनका कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 15% है और इनका प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 24% प्रश्नों का इनका, और इनको हमें 13 मिनट के अंदर करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए उसके बाद दोस्तों हमारे लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। दोस्तों इनकी प्रश्नों की संख्या हमारे 13 होंगी और ये 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, अर्थात 2-2 नंबर के 13 प्रश्न आएंगे दोस्तों। और इनका कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 32.50% है और इनका प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 26 है और इनको हमें 35 मिनट के अंदर करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखिए दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। दोस्तों इन दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या हमारे 4 होंगी और ये 3-3 नंबर की होंगी। इनका कुल अंक प्रतिशत 15% है दोस्तों और इनका प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 8% है। दोस्तों इनको हमें 37 मिनट के अंदर करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। उसके बाद दोस्तों हमारे निबंधात्मक प्रश्न आएंगे जिनकी संख्या 3 होंगी और दोस्तों ये 4-4 नंबर के होंगे, अर्थात हमारे 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, इनका कुल अंक प्रतिशत दोस्तों 15% है और इनका प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 6 है और दोस्तों इनको हमें 65 मिनट के अंदर करना है दोस्तों। इस प्रकार ये दोस्तों हमारे कुल प्रश्नों की संख्या 50 हो गई और कुल अंक प्रतिशत 100% हो गए, प्रतिशत प्रश्नों का 100% हो गया और दोस्तों हमारा संभावित समय हो गया 165 मिनट। दोस्तों 165 मिनट मतलब 2 घंटे 45 मिनट के अंदर हमें ये पेपर सॉल्व करना है। हमारे कुल टोटल 50
प्रश्न आएंगे। दोबारा से देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ अर्थात अवसर दोस्तों 18 आएंगे, एक एक नंबर का होगा। अति लघुत्तरात्मक 12 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के होंगे। उसके बाद लघुत्तरात्मक आएंगे दोस्तों 13 प्रश्न या दो दो नंबर के होंगे। उसके बाद दोस्तों दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 4, वो 3 नंबर के होंगे दोस्तों। फिर निबंधात्मक 3 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 4 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, यह था हमारे प्रश्नों का प्रकार, किस प्रकार कितने प्रश्न आएंगे। आगे चलिए दोस्तों। दोस्तों अब देखें विषय वस्तु का अंक 12 कौन सा पार्ट कितने नंबर का। दोस्तों हमारा पहला पार्ट है ईंटें, मनके तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, यह हमारे 8 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। इसका प्रतिशत है 10%। मतलब जो पहला पार्ट है ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, यह 8 नंबर का पार्ट है और इस पार्ट का प्रतिशत दोस्तों 10% है। अगले चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। दोस्तों यह हमारे पार्ट 7 नंबर का है और इसका प्रतिशत दोस्तों 8.75% है। क्या दोस्तों, इस चैप्टर का प्रतिशत 8.75% है। दोस्तों अपना तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। दोस्तों इसका अंक 12 हमारे 7 नंबर का है, अर्थात यह पार्ट हमारे 7 नंबर का दोस्तों और इसका प्रतिशत हमारे 8.75% है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए दोस्तों। अपना अगला चैप्टर है यात्रियों के नजरिए। क्या दोस्तों, यात्रियों के नजरिए। दोस्तों यह चैप्टर हमारे 8 नंबर का है और इसका प्रतिशत दोस्तों 10% है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं। दोस्तों यह पार्ट हमारे 9 नंबर का है। भक्ति सूफी परंपराएं चैप्टर हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है दोस्तों। यह पार्ट हमारे 9 नंबर का है दोस्तों और इसका प्रतिशत 11.25% है। दोस्तों 11.25। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर दोस्तों एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। दोस्तों यह पार्ट हमारे 8 नंबर का है दोस्तों, इसका प्रतिशत 10% है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। इसके बाद अगला चैप्टर हमारे उपनिवेशवाद और देहात। दोस्तों यह पार्ट हमारे 7 नंबर का है और इसका प्रतिशत दोस्तों 8.75% है। दोस्तों आगे चलिए। इसके बाद दोस्तों विद्रोही और राज। दोस्तों यह चैप्टर हमारे 6 नंबर का है और इसका प्रतिशत दोस्तों 7.5% है। आगे चलिए। इसके बाद दोस्तों हमारा औपनिवेशिक शहर, ये दोस्तों यह चैप्टर हमारे 8 नंबर का है और इसका प्रतिशत हमारे 10% है दोस्तों। इसके बाद हमारा आखिरी और अंतिम चैप्टर आता है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। क्या दोस्तों, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों यह चैप्टर हमारे 8 नंबर का है और इसका प्रतिशत हमारे 10% है दोस्तों। इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारे मानचित्र संबंधी प्रश्न। दोस्तों मानचित्र संबंधी प्रश्न हमारे 4 नंबर के होंगे, इसका प्रतिशत 5% है। इस प्रकार दोस्तों हमारे टोटल 100% हो गए और कुल अंक बार दोस्तों हमारे 80 हो गए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब देखेंगे हम कक्षा 12 की विषय इतिहास का ब्लूप्रिंट। यह सबसे मेन है दोस्तों हमारे, इसको आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों ब्लूप्रिंट विषय इतिहास कक्षा 12 है। दोस्तों जो हमारा पहला चैप्टर इतिहास का ईंटें, मनके तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता, यह पार्ट हमारे 8 नंबर का दोस्तों। इसके अंदर हमारा 1 नंबर का आएगा दोस्तों। वो अबसद प्रश्न 1% आएगा 1 नंबर का दोस्तों। उसके बाद एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1 नंबर का दोस्तों। उसके बाद हमारे एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का दोस्तों। कोष्टक के अंदर दोस्तों प्रश्नों की संख्या है, कितने प्रश्न आएंगे। बाहर प्रश्नों का अंक है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का दोस्तों। पहला प्रश्न है कोष्टक के अंदर 1, प्रश्नों की संख्या है 1। उसके बाद दोस्तों दूसरा अति लघुत्तरात्मक कोष्टक के अंदर 1 बाहर 1। ठीक दोस्तों। उसके बाद तीसरे डिब्बे में देखिए दोस्तों लघुत्तरात्मक प्रश्न, डिब्बे के अंदर 1 बाहर 2, अर्थात एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने यहाँ पे हो गए 3 प्रश्न और 4 नंबर के। दोस्तों 3 प्रश्न 4 नंबर के हो गए, 1 नंबर के 2 और 2 नंबर का 1। अब आगे चलिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर हमारे 1 नंबर का 1 अबसद आएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद फिर अपना एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, 1 प्रश्न 3 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमारे यह चैप्टर था 8 नंबर का। इस चैप्टर के अंदर से हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे जो 8 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों। पहले चैप्टर के अंदर से 5 प्रश्न आएंगे जो 8 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलिए दोस्तों। जो अपना दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। दोस्तों यह चैप्टर हमारे 7 नंबर का दोस्तों। इसके अंदर 1 प्रश्न 1 नंबर का आएगा दोस्तों। फिर 1 प्रश्न 2 नंबर का आएगा। फिर दोस्तों 1 प्रश्न 1 नंबर का आएगा। फिर दोस्तों इसमें से फिर एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, 1 प्रश्न 3 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमारे टोटल प्रश्न
4% आएंगे जो 7 नंबर के होंगे दूसरे चैप्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, 4% आएंगे जो 7 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, अपना तीसरा चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। दोस्तों इसके अंदर 1% 1 नंबर का आएगा दोस्तों, फिर 1% 1 नंबर का आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2% आएंगे 2 नंबर के दोस्तों, फिर 1% 2 नंबर का आएगा दोस्तों। इस प्रकार टोटल दोस्तों फिर 1% 1 नंबर का आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारे 6% आएंगे जो 7 नंबर के होंगे। क्या दोस्तों, 6% आएंगे जो 7 नंबर के होंगे अपने तीसरे चैप्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अपना अगला चैप्टर है यात्रियों की नजर। दोस्तों इसके अंदर से 1% 1 नंबर का दोस्तों, फिर 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 1% 2 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों फिर अपने 1% 2 नंबर का। इस प्रकार दोस्तों इस चैप्टर के अंदर से हमारे टोटल 6% आएंगे जो अपने 8 नंबर के होंगे दोस्तों। क्या, यात्रियों की नजर में से 6% आएंगे जो 8 नंबर के होंगे दोस्तों। इसके बाद अपना अगला चैप्टर है भक्ति सूफी परंपरा। दोस्तों ये पार्ट अपने 9 नंबर का दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए आप। इसमें से 1% 1 नंबर का दोस्तों, फिर 1% 2 नंबर का दोस्तों, फिर 1% 1 नंबर का, फिर 1% 1 नंबर का, फिर 1% 4 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार टोटल इस पार्ट है दोस्तों हमारे, ये देखिए 5% आएंगे जो 9 नंबर के होंगे दोस्तों। क्या, 5% आएंगे 9 नंबर के दोस्तों, 1% 4 नंबर का, एक एक के 3%, एक दोस्तों 2 नंबर का। इस प्रकार टोटल अपने 5% आएंगे जो 9 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अपना अगला चैप्टर आता है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। दोस्तों इस पार्ट से 1% है दोस्तों 1 नंबर का आएगा, फिर दोस्तों 1% आएगा 2 नंबर का दोस्तों, फिर अपने 1% 2 नंबर का आएगा दोस्तों, फिर 1% 3 नंबर का आएगा दोस्तों। इस प्रकार हमारे इस पार्ट के अंदर से दोस्तों विजयनगर के एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इससे 4% आएंगे जो टोटल 8 नंबर के होंगे दोस्तों। 4% आएंगे जो 8 नंबर के होंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए उपनिवेशवाद और दया। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर से 1% 1 नंबर का दोस्तों, फिर 1% 1 नंबर का दोस्तों, फिर 1% 2 नंबर का दोस्तों, फिर 2% आएंगे 2 नंबर के दोस्तों, फिर 1% 1 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार हमारे टोटल इस चैप्टर के अंदर से हमारे 6% आएंगे जो 7 नंबर के होंगे। क्या दोस्तों, 6% आएंगे जो 7 नंबर के होंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है विद्रोही और राज। क्या दोस्तों, विद्रोही और राज। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर से 1% 1 नंबर का दोस्तों, फिर 1% दोस्तों 2 नंबर का दोस्तों, उसके बाद फिर 1% 1 नंबर का, फिर उसके बाद 1% 2 नंबर का। इस प्रकार दोस्तों इस पास टोटल हमारे 4% आएंगे जो 6 नंबर के होंगे। क्या दोस्तों, 4% 6 नंबर के होंगे दोस्तों। उसके बाद अपना नवा चैप्टर है दोस्तों औपनिवेशिक शहर। दोस्तों इस पार्ट से 1% 1 नंबर का दोस्तों, फिर 1% 2 नंबर का, फिर 1% 1 नंबर का, फिर 1% 1 नंबर का। इस प्रकार फिर दोस्तों फिर लास्ट के अंदर 1% 3 नंबर का। इस प्रकार इस चैप्टर से हमारे दोस्तों 5% आएंगे जो 8 नंबर के होंगे। क्या दोस्तों, 5% आएंगे जो 8 नंबर के होंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा 10वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों इस पार्ट के अंदर से 1% 1 नंबर का, फिर दोस्तों 1% 1 नंबर का, फिर दोस्तों 1% 2 नंबर का, फिर दोस्तों 1% 4 नंबर का। इस प्रकार टोटल इस पार्ट से हमारे दोस्तों 4% आएंगे जो 8 नंबर के होंगे। क्या दोस्तों, 4% 8 नंबर के। उसके बाद दोस्तों हमारे एक मानचित्र संबंधी प्रश्न भी आएगा दोस्तों। इस दोस्तों ये प्रश्न हमारे, देखिए दोस्तों ये प्रश्न हमारा टोटल 1% आएगा जो 4 नंबर का होगा। दोस्तों 1% 4 नंबर का। ये देखिए दोस्तों 1 4 1 4 दो बार लिखे हुए दोस्तों, मतलब अपने को 4 जगह पूछी जाएगी कौन सी जगह कहाँ है मानचित्र के अंदर दोस्तों। इस प्रकार हमने कुल प्रश्नों का योग हो गया दोस्तों। ये देखिए 8 7 7 8 9 8 7 6 8 8 4। इस प्रकार दोस्तों हमारा टोटल 80 नंबर का तो हमारे मतलब पूर्णांक हो गया बोर्ड का, और दोस्तों 50% हो गई इधर हमारे ये 1 4 5 4 6 4 5 6 6 4 5 दोस्तों। इस प्रकार हमारा टोटल 80 नंबर का पूर्णांक हो गए और अपने 50% हो गए। देखे जाए तो दोस्तों अपने 50% आएंगे जो 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, ये था अपना ब्लूप्रिंट। अब हम करेंगे मॉडल पेपर हल।
तो दोस्तों अपने ऐसे आएगा 2022 का बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 मॉडल पेपर 1 उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 विषय इतिहास। ये देखिए दोस्तों, अपना समय होगा 2 घंटे 45 मिनट का, पूर्णांक होगा दोस्तों 80 नंबर का। दोस्तों पहले हमें यह सामान्य निर्देश पढ़ते दोस्तों। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें दोस्तों। ये थे अपने बोर्ड पेपर के सामान्य निर्देश जो आप सभी जानते हैं। अब दोस्तों अब देखिए खंड है। खंड अपने मैंने बताया दोस्तों, सबसे पहले अपने अबसद आएंगे जो अपने 12 अबसद आएंगे। क्या दोस्तों 12 अबसद है दोस्तों। हमारा पहला अबसद है सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। क्या राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारे होगा गुजरात के अंदर हड़प्पा सभ्यता का स्थल धोलावीरा स्थित है। क्या दोस्तों गुजरात के अंदर। दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे दोस्तों। IEM व्हीलर, SR राव, कनिगम या BP लाल। तो दोस्तों अपने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिगम थे। क्या दोस्तों कौन थे, कनिगम। दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे। क्या दोस्तों हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या अपने चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसका उत्तर हमारे समुद्रगुप्त के हरिसेन राजकवि थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है चौथा, हर्ष चरित के लेखक कौन है दोस्तों। हर्ष चरित के लेखक हर्षवर्धन, भाणभट्ट, कौटिल्य या मयूर। दोस्तों इसका उत्तर हमारे भाणभट्ट हमारे हर्ष चरित के लेखक है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपना पांचवा प्रश्न है सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया। क्या दोस्तों सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया दोस्तों। श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या रुद्रदामन या दोस्तों बिंदुसार। तो दोस्तों अपने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया। क्या दोस्तों रुद्रदामन ने करवाया था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यात्री जो बेप्टिस्ट दोस्तों बेप्टिस्ट तेवर्नियर कहाँ का निवासी था। क्या दोस्तों प्रसिद्ध यात्री जो बेप्टिस्ट तेवर्नियर कहाँ का निवासी था दोस्तों। इटली का था या फ्रांस का था या मोरक्को का या इंग्लैंड का। दोस्तों इसका उत्तर हमारे फ्रांस का था दोस्तों। कहाँ का था ये, फ्रांस का। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों। कहाँ दरगाह स्थित है दोस्तों, अजमेर के अंदर या दिल्ली के अंदर दोस्तों या फतेहपुर सिकरी या दोस्तों अपने अजोदन। दोस्तों फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह दोस्तों हमारे में इनमें से अजोदन के अंदर कहाँ दोस्तों, अजोदन। दोस्तों ये अपने अजोदन कहाँ पर आता है, मानचित्र के अंदर दोस्तों। ये अपने अजोदन पाकिस्तान के अंदर आता है। कहाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अपने अजोदन, जिनके फरीदुद्दीन की दरगाह स्थित है। कहाँ दोस्तों, अजोदन पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की क्या दोस्तों, किस वर्ष की दोस्तों। 1236, 1336 या 1256 या 1356। दोस्तों इसका उत्तर हमारे 1336 में अपने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। हरि और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है दोस्तों अपना नौवां प्रश्न है अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। दोस्तों आप सभी जानते हैं रैयत किसके लिए किया गया था दोस्तों, किसानों के लिए अपने। तो इनमें देखते हैं दोस्तों, पहला है श्रमिक, दूसरा अपने मकान मालिक, तीसरा अपने किसान दोस्तों, चौथा अपने सरकारी कर्मचारी। दोस्तों अभी मैंने बताया था रैयत शब्द किसके लिए आया था दोस्तों, किसानों के लिए आया था। ठीक है दोस्तों अपना 10वां प्रश्न है सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की। क्या दोस्तों सहायक संधि व्यवस्था दोस्तों लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, जैसे लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की व्यवस्था आरंभ की थी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों अपना 11वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है
1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? क्या दोस्तों 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? सत्य प्रताप रोक, या राजधानी परिवर्तन, या रेलवे की शुरुआत, या गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण? दोस्तों इसका उत्तर अपने रेलवे की शुरुआत हमारे 1853 का मुख्य वर्ष माना जाता है। दोस्तों अपने पहले प्रश्न के 12वां इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? क्या दोस्तों गांधी जी को किस ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? दोस्तों फिरोज शाह मेहता, या देशबंधु चित्तरंजन दास, या दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, या दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले? तो दोस्तों इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों अपने पहले शुरू के 12 प्रश्न जो अपसद हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे बोर्ड के अंदर भी, बोर्ड का जो पेपर आएगा उसके अंदर शुरू के अंदर हमारे 12 अपसद प्रश्न होंगे। क्या दोस्तों 12 अपसद प्रश्न जो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया दोस्तों इसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 2 होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों ये हमारे 6 नंबर का अंकवार होगा, मतलब 6 नंबर के हमारे रिक्त स्थान आएंगे जो बोर्ड के अंदर भी। शुरू में 12 प्रश्न अपसद है, उसके बाद 6 रिक्त स्थान। तो देखिए दोस्तों पहला रिक्त स्थान अपने बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था जो खालिस्तान नदी के पास था। दोस्तों किस नदी के पास था? तो इसका आंसर होगा अपने रावी नदी के पास। दोस्तों कहाँ? ये देखिए रावी नदी के पास था दोस्तों गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था जो रावी नदी के पास था। दोस्तों अपने दूसरा खालिस्तान है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में खालिस्तान बंदोबस्त लागू किया। क्या दोस्तों कौन सा बंदोबस्त लागू किया? इस्तमरारी। देखिए दोस्तों क्या दोस्तों इस्तमरारी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। दोस्तों अपना तीसरा खालिस्तान है 10 मई 1857 की दोपहर बाद खालिस्तान छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। क्या दोस्तों छावनी में विद्रोह कर दिया। दोस्तों मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दोस्तों ये देखिए दोस्तों मेरठ, मतलब तीसरा खालिस्तान का उत्तर होगा अपने मेरठ। दोस्तों अपना चौथा खालिस्तान है नव गोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण खालिस्तान टर्मिनस है जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। क्या दोस्तों नव गोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनस। क्या दोस्तों इसका उत्तर होगा अपने विक्टोरिया टर्मिनस है जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। दोस्तों देखिए उसका उत्तर विक्टोरिया है। दोस्तों ध्यान से देखिए विक्टोरिया। दोस्तों अपने 5वां खालिस्तान है 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन खालिस्तान शहर में किया। क्या दोस्तों वार्षिक अधिवेशन शहर में किया। कौन से शहर में किया दोस्तों? लाहौर शहर में किया। ये देखिए दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों लाहौर। ठीक है दोस्तों अपना छठा आखिरी रिक्त स्थान आता है शुरुआत में बंबई टापुओं का इलाका था, जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया। दोस्तों क्या था इसका उत्तर? इसको में आएगा 7 टापुओं का इलाका था। इसका सीधा सा आंसर है 7। देखिए दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों फिर हमारे तीसरा प्रश्न आएगा अति लघुत्मक प्रश्न दोस्तों, और इन प्रश्नों की संख्या भी अपने 12 होगी। 12 शुरू में 12 अपसद है, फिर 6 रिक्त स्थान, फिर अपने 12 एक ही नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों। ठीक है अति लघुत्मक। दोस्तों पहला प्रश्न अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं अष्टाध्यायी ग्रंथ अपने पाणिनि ने लिखा था। किसने दोस्तों? पाणिनि ने। दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? क्या गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? अपने सातवाहन वंश से संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न है इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? क्या दोस्तों इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? दोस्तों इसका उत्तर अपने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को
सुल्तान में दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। दोस्तों अपना चौथा प्रश्न है, किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा? क्या दोस्तों? मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा दोस्तों। इसका उत्तर है हमारे फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा। दोस्तों अपना पांचवा प्रश्न है, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? क्या दोस्तों? किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है अपने ग्रंथ नल पिरादिव्य प्रबंधम। क्या दोस्तों? नल पिरादिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना प्रश्न अब अपना अगला छठा प्रश्न है, जोतदार किन्हें कहा जाता था? दोस्तों जोतदार किन्हें कहा जाता था? बंगाल के धनिक किसानों के वर्ग को। क्या दोस्तों? बंगाल के धनिक किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। अपना दोस्तों सातवां इंपोर्टेंट प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई? दोस्तों क्या पांचवी रिपोर्ट संसद में किस वर्ष में पेश की गई दोस्तों? अपने सन 1813 में पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई। दोस्तों अपना आठवां प्रश्न, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? क्या दोस्तों? किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं महाभारत ग्रंथ की विषय? दोस्तों अपने पहले आख्यान, दूसरे अपने उपदेशात्मक। क्या दोस्तों? आख्यान और उपदेशात्मक। ठीक है दोस्तों। अपना दोस्तों नौवां प्रश्न है, अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? दोस्तों आप सभी जानते हैं अल बिरूनी ने अपने लेखन भाषा में दोस्तों अरबी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, अपनी अल बिरूनी ने अपने पुस्तक में या अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया। दोस्तों अपना 11वां प्रश्न आता है, फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था? क्या दोस्तों? फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था? दोस्तों इसका आंसर है अपने फ्रांसिस बुकानन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का दोस्तों लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक भी रहा था। दोस्तों यह अपने खंड का आखिरी 12वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं? क्या दोस्तों? सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं? दोस्तों इसका उत्तर है सेनेटोरियम एक प्रकार के स्वास्थ्य रिसोर्ट होते हैं। क्या दोस्तों? एक प्रकार के स्वास्थ्य रिसोर्ट होते हैं जहां लोग विश्राम करने और इलाज कराने जाते हैं। क्या दोस्तों? आराम करने और इलाज कराने जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार यह था हमारा खंड ए के। शुरू में 12%, फिर 6 नंबर के स्थान, फिर एक नंबर के 12%। इस प्रकार टोटल हमारे खंड ए के अंदर से 12, 12, 24, 30 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों। 30 नंबर के प्रश्न आएंगे अपने खंड ए के अंदर। दोस्तों अब आता है हमारा खंड ब। खंड ब के अंदर दोस्तों अपने 2-2 नंबर के 13 प्रश्न आएंगे। क्या दोस्तों? 2-2 नंबर के 13 प्रश्न। इनको शब्द से दोस्तों 50 शब्द है। दोस्तों अपना पहला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती? दोस्तों अपने विलासिता की वस्तु में देखिए, विलासिता की वस्तु में फियोन्स अर्थात घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ से बने लघु पात्र मिले जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। संचयों से स्वर्णाभूषण भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारे सिंधु सभ्यता में विलासिता की वस्तुएं प्राप्त होती है। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, देवनान प्रिय व प्रियदर्शी का अर्थ बताए। दोस्तों देवनान प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी का अर्थ है अपने क्या दोस्तों? प्रियदर्शी का अर्थ अपने देखने में सुंदर। दोस्तों देवनान प्रिय और प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियां थी। क्या दोस्तों? सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियां, अर्थात देवनान प्रिय का अर्थ है देवता का प्रिय और प्रियदर्शी का अर्थ है देखने में सुंदर। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? दोस्तों मातृवंशिकता से आशय है वंश परंपरा का मां से जुड़ा होना। क्या दोस्तों? वंश परंपरा का मां से जुड़ा होना। इस प्रकार मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। दोस्तों क्या दोस्तों? तब किया जाता है जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी हो। तो दोस्तों इसे मातृवंशिकता कहते हैं। दोस्तों हमारा 7वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? दोस्तों इब्न बतूता के अनुसार नारियल का वृक्ष अनोखा और आश्चर्यजनक वृक्षों में से एक है। दोस्तों ये बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं,
नारियल से काष्ठफल प्राप्त होता है। नारियल मानव सिर के समान है, क्योंकि इसमें इसमें भी अर्थात नारियल में 2 आंखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशा दोस्तों बालों जैसा दिखाई देता है। इससे रस्सी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किया है। दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न आता है, किन्हें 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखे। दोस्तों अपने 2 सूफी सिलसिले के नाम इस प्रकार है। कादरी सिलसिला, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। दूसरा अपने चिश्ती सिलसिला, इसका नामकरण इसके जन्म स्थान पर हुआ। दोस्तों चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान चिश्ती शहर से लिया गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 9वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अमर नायक के कोई 2 अधिकार बताइए। दोस्तों अमर नायक के 2 अधिकार, अमर नायक के 2 अधिकार इस प्रकार। दोस्तों अमर नायक अपने राज्य क्षेत्र में किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। अमर नायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों एवं हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते। दोस्तों इस प्रकार अमर नायक के 2 अधिकार हैं। दोस्तों हमारा 10वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझ। दोस्तों गोपुरम, गोपुरम मंदिर स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार बनवाए। राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार के सामने प्राय केंद्रीय दोस्तों देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। क्या दोस्तों, राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार के सामने प्राय केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता था। क्या दोस्तों, दूर से ही मंदिर होने का संकेत मिल जाता। दोस्तों इस प्रकार स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम का उत्तर यह है। दोस्तों अपना 11वां क्वेश्चन है, ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या दोस्तों, ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। क्या दोस्तों, कहते हैं ना अपने मेरा इस व्यक्ति के साथ ताल्लुक है, व्यक्ति मेरा इस दोस्त से यह ताल्लुक बंधा हुआ है। अर्थात दोस्तों ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। क्या दोस्तों, क्षेत्रीय इकाई हो गया। इस प्रकार दोस्तों ताल्लुकदार शब्द का यह शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों हमने 12वां प्रश्न है, यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। उपरोक्त कथन किसने व किस रियासत के बारे में कहा। दोस्तों इसका उत्तर देखिए, यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। उपरोक्त कथन 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अपना 13वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए। दोस्तों इसका उत्तर देखिए, गांधी जी प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाते थे और खादी से बने वस्त्र पहनते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। चरखा चलाने ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक शर्म की दीवार को तोड़ने में मदद की। क्या दोस्तों, चरखा चलाने से गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक शर्म की दीवार को तोड़ने में मदद की। इस प्रकार चरखे के साथ गांधी जी राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गई। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों अपना 14वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। दोस्तों ये देखिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। विद्रोह का दमन करने के लिए कई नए कानून पारित किए गए। क्या दोस्तों, कई नए कानून पारित किए गए। पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। फौजी अफसरों के अतिरिक्त आम अंग्रेजों को भी विद्रोहियों को सजा देने का अधिकार दे दिया गया। विद्रोह की एक ही सजा थी। क्या दोस्तों, विद्रोह जो करता था उसकी एक सजा थी, सजा ए मौत। दोस्तों उसे सजा ए मौत मिलती थी। दोस्तों इसी प्रश्न का अपना तीसरा पॉइंट है, जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया और
तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया दोस्तों। जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों ने सरेआम फांसी पर लटका दिया गया और कई लोगों को तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया, तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया दोस्तों। इसी का अपना चौथा पॉइंट है, ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां भी मंगाई गई दोस्तों। इसी का अपना पांचवा पॉइंट है, स्वामिभक्त जमींदारों को पुरस्कृत किया तथा विद्रोही जमींदारों को जमीनों से बेदखल किया गया दोस्तों। इस प्रकार 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने यह कदम उठाए। तो एक किताब उल हिंद की विशेषता है दोस्तों, किताब उल हिंद हमने अरबी में की है। देखिए दोस्तों, किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई थी। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है दोस्तों। इसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, बारतोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का विवेचन है दोस्तों। इसमें एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है जिसमें आरंभे एक प्रश्न, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की गई दोस्तों किताब उल हिंद के अंदर। दोस्तों यह ग्रंथ अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। फिर अपना दूसरा खंड ब का, तो दोस्तों खंड ब का 16 प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, लाटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखी दोस्तों। लाटरी कमेटी 1817 में कलकत्ता में एक कमेटी बनाई गई जो सरकार की मदद से नगर नियोजन का कार्य करती थी दोस्तों। यह कमेटी धन की व्यवस्था जनता के बीच लाटरी बेचकर करती थी दोस्तों। क्या? सरकार की मदद से नगर नियोजन का कार्य करती थी। लाटरी कमेटी दोस्तों 1857 में कलकत्ता में एक कमेटी बनाई गई जो सरकार की मदद से नगर नियोजन की सहायता करती दोस्तों। यह कमेटी धन की व्यवस्था जनता के बीच लाटरी बेचकर करती दोस्तों, इसलिए इसका नाम लाटरी कमेटी पड़ा। क्या दोस्तों? जनता के बीच लाटरी बेचकर, जनता की लाटरी बेचती थी दोस्तों, इसका नाम लाटरी कमेटी पड़ा। लाटरी कमेटी ने एक नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता शहर की एक संपूर्ण तस्वीर सामने आ सके दोस्तों। क्या? एक नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता शहर की एक संपूर्ण तस्वीर सामने आ सके दोस्तों। इनके कार्यों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था दोस्तों। इस प्रकार हमने लाटरी कमेटी पे छोटी सी टिप्पणी लिखी है दोस्तों। अब हमारा खंड सा आएगा जिसकी हमें उत्तर सीमा लगभग 100 शब्दों में देनी दोस्तों, और ये अपने 3-3 नंबर के दोस्तों 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों, और अपने जो भी प्रश्न आएंगे वो अब अथवा में आएंगे दोस्तों। खंड बता कोई प्रश्न अथवा में नहीं आएगा दोस्तों, अब जो भी प्रश्न आएंगे वो अथवा में आएंगे। तो देखिए दोस्तों 3-3 नंबर के 4 प्रश्न। अपना 17 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन करें जो आज भी प्रासंगिक है दोस्तों। दूसरा अथवा वाला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की उन विशेषताओं का वर्णन करें जो आज भी प्रासंगिक है दोस्तों अपना जो ऊपरला प्रश्न है इसका उत्तर देखिए, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की निम्न विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है दोस्तों। देखिए ठीक दोस्तों, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है। जैसे सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था और इन नगरों की आधार योजना निर्माण शैली तथा नगरों की आवास व्यवस्था में समानता तथा एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, नगरों की सड़कें तथा गलियां एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई थी। यह सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है दोस्तों, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी दोस्तों। इसी प्रश्न का अपना तीसरा पॉइंट है, शहरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। वर्षा और मकानों के पानी को निकालने के लिए सड़कों में पक्की नालियां बनी हुई थी। ये नालियां ईंट अथवा पत्थर से ढकी रहती थी। समय समय पर इन नालियों की सफाई की जाती दोस्तों। इस प्रकार सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है, इसका उत्तर दोस्तों। तो 17 प्रश्न का इसी का तो वाला क्वेश्चन देखिए आप, सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की विशेषताएं का वर्णन करें जो आज भी प्रासंगिक है दोस्तों। इसका उत्तर देखिए आप, अथवा वाला उत्तर। हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की विशेषताएं, पहली विशेषता अपने भवन निर्माण। इसके अंदर दोस्तों मकान एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। वो मकान पक्के ईंटों के बने होते थे दोस्तों। अपना दूसरा पॉइंट है, दीवारों पर प्लास्टर। दोस्तों दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था, कभी कभी जिप्सम का प्लास्टर भी किया जाता था दोस्तों।
तीसरा पॉइंट है आंगन, रसोई घर, स्नानघर आदि की व्यवस्था। मकानों में आंगन, रसोई घर, स्नानघर, शौचालय, दरवाजों, रोशनदानों आदि की व्यवस्था रहती थी। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगने का सीधा अवलोकन नहीं होता था दोस्तों। इसके बाद अपना चौथा पॉइंट है छतें। मकानों की छतें समतल थी, ये लकड़ी की कड़ियों से बनाई जाती थी दोस्तों। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है सीढ़ियाँ। मकान एक से अधिक मंजिल के भी होते थे। छत अथवा ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए मकानों में सीढ़ियाँ होती थी दोस्तों। ये पक्की टोई की बनती थी क्या दोस्तों, सीढ़ियाँ। दोस्तों इस प्रकार हमारे खंड स का 17वां प्रश्न जो 3 नंबर का था क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अपना 18वां प्रश्न है मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण बताए दोस्तों, अथवा अभिलेखों से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों। अब देखिए उत्तर दोस्तों, पहले वाला 18 का पहला का उत्तर देखिए आप। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली बनने के कारण दोस्तों, मगध का प्रदेश बहुत उपजाऊ था। मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, मगध क्षेत्र में लोहे की खदानें भी सरलता से उपलब्ध थी, अतः लोहे से उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। इसका तीसरा पॉइंट है मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे। ये हाथी मगध राज्य की सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। दोस्तों मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे और ये हाथी मगध राज्य की सेना की एक पर महत्वपूर्ण अंग थे दोस्तों। इसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन का सस्ता व सुलभ होता था दोस्तों। उसके बाद देखिए, आरंभिक जैन और बौद्ध इतिहासकारों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्यनंद जैसे प्रसिद्ध तथा महत्वाकांक्षी शासकों की नीतियां मगध के विकास के लिए उत्तरदायी थी दोस्तों। तो दोस्तों ये था इसका उत्तर कि मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के ये मुख्य कारण थे। ठीक है दोस्तों, इसका अथवा वाला उत्तर देखिए आप। मगध तो दोस्तों अभिलेखों से निम्नलिखित ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते दोस्तों। क्या था क्वेश्चन हमारे, अभिलेखों से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते दोस्तों। अभिलेखों से हमें निम्न ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे अभिलेखों से विभिन्न शासकों के राज्यों की सीमाओं की जानकारी मिलती है दोस्तों। अभिलेखों से हमें शासकों के नाम, उपाधियों तथा वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और कई अभिलेखों में इसके निर्माण की तिथि भी उत्कीर्ण होती है दोस्तों। अभिलेखों से भाषाओं और लिपियों के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक दोस्तों, उसके बाद सम्राट अशोक ने धम्ब महामात्र, स्त्री अध्यक्ष महामात्र, पतिवेदक आदि अनेक अधिकारी नियुक्त किए थे दोस्तों। अभिलेखों से समकालीन भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जानकारी मिलती है दोस्तों। ये थे अपना 18वां के मगध के शक्तिशाली बनने के अभिलेखों से इतिहास से प्राप्त होते हैं दोनों के क्वेश्चनों का हल। दोस्तों अपना 19वां प्रश्न, महानवमी डिब्बा की विशेषता बताइए, अथवा विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषता बताइए दोस्तों। 19वें का पहला उत्तर देखिए, महानवमी डिब्बा विजयनगर शहर के सबसे उच्च स्थानों में से एक पर स्थित एक विशाल काय मंच है। इसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट तथा ऊंचाई 40 फीट है। इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी थी दोस्तों। मंच का आधार उपाधार उत्कीर्ण से परिपूर्ण दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, महानवमी डिब्बे से जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी से संबद्ध थे, जो उत्तरी भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि अथवा महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते दोस्तों। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने प्रतिष्ठा, शक्ति तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे दोस्तों। इस अवसर पर निम्नलिखित अनुष्ठान आयोजित किए जाते दोस्तों, जैसे मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, बेसो तथा अन्य जानवरों की बलि। ठीक दोस्तों, इसी प्रश्न का अपना महानवमी डिब्बे का चौथा पॉइंट है, इसी अवसर के प्रमुख आकर्षक थे नृत्य, कुश्ती की प्रतिस्पर्धा, साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, प्रमुख नायकों एवं अधीनस्थ राजाओं द्वारा सम्राट और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट दोस्तों। ये थे अपने
4 पॉइंट मानव डिब्बे की विशेषता का। दोस्तों अब इसका अतः वाला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषताएं। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य मंदिरों की विशेषताएं। मंदिरों का विकास महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक केंद्रों के रूप में हुआ। दोस्तों दूसरा उसका पॉइंट देखिए, मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार बनवाए। इनके सामने प्राय केंद्रीय दोस्तों केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता था। दोस्तों तीसरा पॉइंट देखिए, मंदिरों के अन्य विशिष्ट अभिलक्षण मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे थे। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद विरूपाक्ष मंदिर का काफी विस्तार किया गया था। और दोस्तों मंदिरों के सभागारों में देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य तथा नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। दोस्तों विठ्ठल मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। और दोस्तों मंदिर परिसरों की एक मुख्य प्रमुख विशेषता रथ गलियां है, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। दोस्तों इस प्रकार अपने 9 पॉइंट विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषताएं के। दोस्तों अपने खंड स का 20वां और आखिरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके विचार से हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न देखिए अथवा वाला, आपके विचार से औपनिवेशिक शहर के बनने से सामाजिक जीवन में किस प्रकार के बदलाव दिखाई दिए। दोस्तों अब इसके ये हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था वाला प्रश्न करेंगे। दोस्तों इसका उत्तर देखिए, हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए अग्र प्रकार महत्वपूर्ण थे। जैसे हम पहला, यहाँ की स्वास्थ्यवर्धक तथा ठंडी जलवायु अंग्रेजों को काफी आकर्षित करती थी। हिल स्टेशन अंग्रेजों व यूरोपियनों के लिए आदर्श स्थान थे। यहाँ सामाजिक दावत, चाय बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस और रंग मंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपियों का सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म का था। अतः यहाँ अनेक गतिविधियां विकसित हुई। रेलवे के आने से पर्वतीय सैरगाहें बहुत तरह के लोगों की पहुंच में आ गई। उच्च व मध्यम वर्षीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे के लिए वहां जाने लगे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था चाय और कॉफी के बागानों पर बहुत निर्भर थी। अतः हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र थे। पास के इलाकों में चाय और कॉफी के बागानों की स्थापना से मैदानी इलाके से बड़ी संख्या में मजदूर वहां रोजगार हेतु आने लगे। दोस्तों यह था अपने हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। किस प्रकार महत्वपूर्ण दोस्तों, इस प्रकार यह महत्वपूर्ण थे। दोस्तों हमारा यह प्रश्न था, औपनिवेशिक शहरों के बनने से सामाजिक जीवन में किस प्रकार के बदलाव आए। दोस्तों अब इसका उत्तर देखिए आप। दोस्तों ये देखिए अथवा का उत्तर। इसका पहला पॉइंट हमारे यातायात के नए साधनों, घोड़ा गाड़ी, ट्राम, बसों का विकास हुआ। अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बच सकते थे। दोस्तों आप पॉइंट है दोस्तों हमारे, अब लोगों का मेल मिलाप सार्वजनिक पार्कों, टाउन हॉलों, सिनेमाघरों और रंगशालाओं के माध्यम से होता था। दोस्तों इसी का तीसरा पॉइंट देखिए, शहरों में अब नए सामाजिक समूह बनने लगे और पुराने पहचान अब गौण होने लगी। दोस्तों एक मध्यम वर्ग का शहरों में उदय होने लगा, जिनमें डॉक्टर, शिक्षक, वकील, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, क्लर्क आदि आते। दोस्तों इसी प्रसंग का चौथा पॉइंट देखिए, शहरों में इस तरह के लिए नए अवसर मौजूद थे। समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के द्वारा मध्यम वर्ग की नारियां स्वयं को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। कालांतर में महिलाओं भी नौकरानी, फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका और रंगकर्मी के रूप में दिखाई पड़ने लगी। क्या दोस्तों, कालांतर में महिलाएं भी नौकरानी, फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका और रंगकर्मी के रूप में दिखाई पड़ने लगी। दोस्तों इसके बाद इसी का पांचवा पॉइंट देखिए, शहरों में मेहनतकश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभरा। इन्होंने अपनी एक अलग शहरी संस्कृति रच ली। दोस्तों इस प्रकार से अपने खंड स के 4 प्रश्न 3-3 नंबर के। दोस्तों अब हम देखेंगे खंड द। दोस्तों अब देखिए आप खंड द। दोस्तों खंड द के अंदर भी अपने 4-4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, अर्थात 2 प्रश्न तो आएंगे प्रश्न उत्तर वाले और 1 प्रश्न आएगा नक्शे का। दोस्तों तो आप अपने 21वां का अथवा वाला प्रश्न देखिए। दोस्तों देखिए, आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। तो दोस्तों अपने खंड द का
हम पहले ऊपर वाला क्वेश्चन हल करेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था दोस्तों। और ये प्रश्न अपने आएगा दोस्तों 4 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका आंसर। सबसे पहले आप हेडिंग देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, इसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी बड़ा क्वेश्चन आए उसमें आपको हेडिंग तो जरूर लगानी है। हेडिंग लगाने के बाद आपको उत्तर शुरू करना है दोस्तों इस प्रकार। देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है दोस्तों। अब देखिए इसका आंसर, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया दोस्तों। कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी क्या दोस्तों, गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी का भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया दोस्तों। अब आगे देखिए, भारत सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद 9 अगस्त 1942 को ही गांधी जी, नेहरू जी आदि अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद देश भर के युवाओं द्वारा संपूर्ण भारत में हड़तालें और सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे दोस्तों। चौथा पॉइंट देखिए, पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार दोस्तों देखिए प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई। उन्होंने जन अदालतों का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए। क्या दोस्तों, जन अदालतों का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए। दोस्तों आगे देखिए, अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से अधिक समय लगा। इस आंदोलन से भारत में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इसके फलस्वरूप भारत में राजनीतिक जागृति में वृद्धि हुई। अब ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि अब वह भारत में अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाएगी दोस्तों। इसका 7वां पॉइंट देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का, इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। 8 जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। क्या दोस्तों ध्यान देना, जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया दोस्तों। यह था अपना खंड द का 21वां प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन से मायने में जन आंदोलन था दोस्तों। अब हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला दोस्तों, आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की। दोस्तों देखिए इसका आंसर अथवा का उत्तर, ये देखिए दोस्तों, हमारे विचार में नमक यात्रा ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की। इसे निम्न बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है दोस्तों। मैंने बताया था आपको हेडिंग जरूर लगानी है, फिर आपको आंसर स्टार्ट करना है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलते हुए नमक यात्रा शुरू की। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। क्या दोस्तों, मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। इसी के साथ देश के अन्य भागों में समानांतर, क्या दोस्तों, समानांतर दोस्तों ध्यान देना, समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई दोस्तों। ध्यान देना। इसका दूसरा पॉइंट देखिए आप, इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, देश भर में आंदोलन अनेक रूपों में फैला। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया। क्या दोस्तों, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया दोस्तों। इसका तीसरा पॉइंट देखिए, गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध
अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। वसना नामक गांव में गांधी जी ने उच्च जाति वालों को संबोधित करते हुए उन्हें दलितों की, क्या दोस्तों, उन्हें दलितों की सेवा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने दलितों के साथ की है। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा दोस्तों। सही बात है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे थे। क्या दोस्तों, गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द मतलब आदमी या औरत सभी शामिल हो रहे थे। हजारों वॉलंटियर, क्या दोस्तों, वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे। दोस्तों आगे देखिए, इस घटना ने गांधी जी को संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया। दोस्तों इस घटना ने गांधी जी को पूरे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। इस सत्याग्रह में भारतीय महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। स्त्रियों ने शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। क्या दोस्तों, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। इस सत्याग्रह से अंग्रेजों को पता चल गया कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा। क्या दोस्तों, अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि उनका राजा बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यह था अपना अथवा वाले का आंसर। दोस्तों यह था हमारा प्रश्न, आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की। ठीक है दोस्तों, इसका 22वां क्वेश्चन देखिए आप खंड द का। दोस्तों अपने खंड द के अंदर 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 21वां और 22वां। अब 23वां इसका अगले प्रश्न होगा जो नक्शे वाला होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं को प्रयोग किया। क्या दोस्तों, सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। दोस्तों इसका अथवा उत्तर देखिए आप, सॉरी दोस्तों अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। दोस्तों भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किए। दोस्तों पहले हम ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया, इसका उत्तर देखेंगे, उसके बाद अथवा वाला करेंगे। दोस्तों ऊपर वाले का आंसर देखिए, सूफी संत आम जनता में अपने विचारों का प्रसार करना चाहते थे। क्या दोस्तों, सूफी संत आम जनता में अपने विचारों का प्रसार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। इन्होंने संपूर्ण उपमहाद्वीप में घूम घूम कर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जिन्हें अधिकाधिक लोग समझ सकते थे और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण कर सकते थे। उनके उपदेश और शिक्षाएं भी सरल और व्यावहारिक थी जिन्हें जन साधारण की भाषाओं में व्यक्त करना उपयोगी था। यदि वे, क्या दोस्तों, यदि वे, दोस्तों अपने 22वें क्वेश्चन का आंसर देखिए। दोस्तों सूफी संत आम जनता में अपने विचारों का प्रसार करना चाहते थे। क्या दोस्तों, सूफी संत आम जनता में अपने विचारों का प्रसार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने, क्या दोस्तों, इसके लिए उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। इन्होंने संपूर्ण उपमहाद्वीप में घूम घूम कर अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जिन्हें अधिकाधिक लोग समझ सकते थे और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, उनके उपदेश और शिक्षाएं भी सरल और व्यावहारिक थी जिन्हें जनसाधारण की भाषाओं में व्यक्त करना उपयोगी था। क्या दोस्तों, जनसाधारण की भाषाओं में व्यक्त करना उपयोगी था। यदि वे, क्या दोस्तों, यदि वे, दोस्तों आगे देखिए, यदि वे किसी एक विशिष्ट भाषा को अपने विचार व्यक्त करने के लिए माध्यम बनाते तो, क्या दोस्तों, यदि वे
एक विशिष्ट भाषा को अपने विचार व्यक्त करने के लिए माध्यम बनाते तो उन्हें अपने उद्देश्यों में, क्या दोस्तों, उन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता मिलना बहुत कठिन था। इसलिए जनसाधारण तक पहुंचने के लिए सूफी चिंतकों ने जनसाधारण की भाषाओं का ही सहारा लिया। ठीक है दोस्तों, जनसाधारण की भाषाओं का सहारा लिया। सूफी संतों ने जनसाधारण की स्थानीय भावना को अपनाया। क्या दोस्तों, स्थानीय भावना को अपनाया, न केवल आध्यात्मिक संगीत की, क्या दोस्तों, आध्यात्मिक संगीत की महफिल में सूफियों ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, बल्कि दिल्ली में वे लोग क्या दोस्तों, हिंदवी में बातचीत करते थे। क्या दोस्तों, हिंदी में बातचीत करते थे। सूफी संत बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अमीर खुसरो के समय सूफी कविता का फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में पाठ होता था और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। दोस्तों, यह था अपने 22वां का पहले क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, अब हम 22वें के दूसरे अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। दोस्तों, ये देखिए 22वें के अथवा वाला का उत्तर, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। दोस्तों ने बताया पहले हेडिंग लगानी, उसके बाद अपना आंसर शुरू करना है। दोस्तों, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। भक्ति आंदोलन के सभी संत इस बात को स्वीकार करते थे कि ईश्वर एक है, जिसे लोग राम, रहीम, कृष्ण, विष्णु, अल्लाह आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन के सभी संत इस बात को स्वीकार करते थे कि ईश्वर एक ही है, लेकिन ईश्वर को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आगे देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्म के बाह्य आडंबरों, पाखंडों तथा अंधविश्वासों का विरोध किया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने ब्रह्माडंबरों का विरोध किया तथा नैतिकता और चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया। सभी संतों ने जाति प्रथा, उच्च नीच के भेदभाव तथा छुआछूत का विरोध किया तथा सामाजिक समानता पर बल दिया। दोस्तों, इसका 5वां पॉइंट देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। दोस्तों, इसका 6वां पॉइंट देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया। वे संत ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन मानते थे। दोस्तों, अब 7वां पॉइंट देखिए, सभी संतों ने विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया तथा समस्त मानव जाति के उत्थान पर बल दिया। और दोस्तों, इसका 8वां पॉइंट देखिए, भक्ति आंदोलन के कुछ संतों ने तो सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया तथा कुछ संतों ने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। दोस्तों, अब आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने गुरु की महत्ता पर बल दिया। उनका कहना था कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की सहायता आवश्यकता है। दोस्तों, आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों की मान्यता थी कि ईश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोस्तों, आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार जन भाषाओं में किया। दोस्तों, इसका आखिरी और 12वां पॉइंट देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का, भक्ति आंदोलन राज्याश्रित रहित आंदोलन था। अधिकांश संत निम्न जातियों के थे तथा वे जन जन तक भक्ति का संदेश पहुंचाना चाहते। दोस्तों, यह थे अपना अथवा वाले का क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, अब आप अपना आखिरी प्रश्न नंबर 23 देखिए। दोस्तों, ये अपने मानचित्र वाला क्वेश्चन आएगा। दोस्तों, इसमें देखिए, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। दोस्तों, पहले अपना है काशी, जो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। दूसरा राखी गढ़ी, दोस्तों ये हरियाणा के अंदर है। दोस्तों, तीसरा दांडी, यह गुजरात के अंदर। दोस्तों, कोलकाता, दोस्तों कोलकाता। और दोस्तों, अपने कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों, हमें इन चारों को मानचित्र के अंदर अंकित करना है। दोस्तों, आप इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। दोस्तों, पहला अपने इंद्र प्रदेश या हरियाणा में। दोस्तों, दूसरा बनावली, ये भी हरियाणा के अंदर है। दोस्तों, तीसरा पे साबरमती, दोस्तों ये अपने राजस्थान के अंदर आता है। दोस्तों, अपना चौथा है बम्बई, दोस्तों ये अपने महाराष्ट्र के अंदर आता है। दोस्तों,
अगर आपको ऊपर वाले चारों आते तो दोस्तों आप भारत के मानचित्र के अंदर ये 4 भर सकते हैं, अथवा आप निचले चारों को भी भर सकते हैं। जो आपको आते हैं 4 वो आप मानचित्र के अंदर भर सकते हैं। ये नहीं कि आप ऊपर वाले आते हैं तो आपको नीचे वाले नहीं करने दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों आपको नीचे वाले आते हैं, ऊपर वाले नहीं आते दोस्तों, आप नीचे वाले भी कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले आ रहे हैं तो आप ऊपर वाले कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार। आप इनका आंसर देखिए। अब दोस्तों पहले आप अपने ऊपर वाला जो क्वेश्चन था अपना उसको देखिए, उनके स्थलों को देखिए दोस्तों। जो अपने दोस्तों राखी गढ़ी है ये अपने हरियाणा के अंदर है दोस्तों। किसके अंदर दोस्तों? हरियाणा के अंदर। और दोस्तों ये राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर। और दोस्तों ये अपने काशी है, तो काशी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। दोस्तों दांडी अपने गुजरात के, ये दोस्तों गुजरात के नीचे वाले हिस्से के अंदर आता है। और दोस्तों ये अपना कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थे अपना ऊपर वाला क्वेश्चन का मैप। दोस्तों अब आप अपने अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इंद्रप्रस्थ, बनावली, साबरमती और बम्बई। दोस्तों ये देखिए इसका आंसर है दोस्तों अपने बम्बई महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों, साबरमती राजस्थान और दोस्तों बनावली हरियाणा, इंद्रप्रस्थ अपने हरियाणा के अंदर दोस्तों। ये थे दोस्तों अपना। तो दोस्तों यह था हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर का नमूना दोस्तों। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों हम छोटी सी बात और समझते हैं दोस्तों। देखिए विषय इतिहास। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मणिके तथा अस्थियां, दोस्तों ये हमारा चैप्टर 8 नंबर का दोस्तों। ठीक दोस्तों 8 नंबर का। इसे देखिए दोस्तों ये 8 नंबर का कैसे वीडियो प्रिंट के अनुसार दोस्तों मैंने बताया था कि आपको किस में से 8 नंबर जो हमारा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला, इसमें 2 अवसदे आएंगे, एक अति लघुरात्मक आएगा, एक लघुरात्मक व एक दीर्घ उत्तरात्मक दोस्तों। इसे देखिए दोस्तों हमारे एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे अवसदे के अंदर दोस्तों। ठीक दोस्तों, फिर हमारे एक अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा 1 नंबर का 1। उसके बाद दोस्तों हमारे लघुरात्मक प्रश्न आएगा 1 2 नंबर का दोस्तों। उसके बाद हमारे एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा 1 प्रश्न 3 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमारे 1 नंबर के 2 प्रश्न, फिर 1 नंबर का 1 प्रश्न, फिर 1 नंबर का 1 प्रश्न 2 नंबर का दोस्तों, फिर 1 प्रश्न 3 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार टोटल दोस्तों हमारे दोस्तों 5 प्रश्न आएंगे जो 8 नंबर के होंगे दोस्तों। देखिए एक 3 का, एक 2 का 5, फिर 1 का 6, फिर 1 का 2। इस प्रकार दोस्तों हमारे 8 का दोस्तों 2 2 4 3 1 4 दोस्तों। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर हो गया 8 नंबर का। ठीक है दोस्तों मैं अब बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे, वह कितने नंबर के आएंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कहाँ पे आएंगे और कैसे आएंगे दोस्तों। ये देखिए अबसद है। तो दोस्तों हमारे जो शुरू में अबसद आएंगे कि दोस्तों अबसद है, जिसका हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, पहला और दूसरा प्रश्न इसी चैप्टर से आएगा। हड़प्पा सभ्यता वाले से पहला और दूसरा अबसद आएगा, इसी चैप्टर से होगा दोस्तों। लिख दिया अबसद 1 2, अर्थात पहले प्रश्न के पहला दूसरा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमारा एक तुलनात्मक प्रश्न आएगा जो तीसरा नंबर का पहला होगा। तो दोस्तों तीसरा नंबर का पहला वो 1 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, अर्थात मैंने लिख दिया 3 1 दोस्तों। तीसरे प्रश्न का पहला हमारा यह क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों लघुरात्मक, क्या दोस्तों लघुरात्मक चौथा प्रश्न आएगा। चौथे प्रश्न का पहला अर्थात दोस्तों 4था नंबर का प्रश्न आएगा लघुरात्मक, वो अपने 2 नंबर का आएगा दोस्तों, 1 प्रश्न। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए आप जो अपना उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न आएगा 1 दीर्घ उत्तरात्मक दोस्तों, ये अपने 3 नंबर का होगा। अर्थात दोस्तों हमारे जो पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का, उसके अंदर पहला और दूसरा प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का होगा दोस्तों, तीसरे का पहला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का होगा दोस्तों, फिर चौथा प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का होगा दोस्तों, फिर 17वां प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का होगा दोस्तों। इस प्रकार पहला दूसरा, फिर अति लघुरात्मक का पहला, फिर लघुरात्मक का पहला, फिर दीर्घ उत्तरात्मक का पहला क्वेश्चन अपने हड़प्पा सभ्यता के होंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का दोस्तों, 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार अपने टोटल 8 नंबर का पार्ट हो गया। ठीक दोस्तों, आपको पता चल गया कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार और देखिए आप स्टडी ओनली विषय इतिहास। दोस्तों देखिए मैंने एक सारणी बनाई दोस्तों। शुरू के जो में 18 प्रश्न होंगे, 12 अबसद
फिर 6 अपने रिक्त स्थान। ठीक दोस्तों, टोटल 18 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के दोस्तों। ठीक दोस्तों, उसके बाद हमारे 12 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के अतिलोकात्मक दोस्तों, जो 12 नंबर के होंगे, एक एक नंबर के ये 12 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। उसके बाद अपने 13 प्रश्न आएंगे दोस्तों 2-2 नंबर के, जो अपने 26 नंबर के होंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद अपने दोस्तों 3-3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, जैसे कि आप सामने में देख रहे हो दोस्तों, 3-3 नंबर के 4 प्रश्न दोस्तों, जो अपने 12 नंबर के होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपने जो पांचवा पॉइंट हो दोस्तों, उसमें 3 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, जो दोस्तों अपने 12 नंबर के होंगे दोस्तों। इस प्रकार हमारे 18, 12, 26, 12 इस पर टोटल हमारे दोस्तों 80 नंबर का पेपर हो गया और अपने 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे बोर्ड का पेपर का नमूना। ठीक दोस्तों, नमूना प्रश्न पत्र, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह था अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 2000 मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट अथवा प्रश्न पत्र का प्रारूप दोस्तों। इस तरह से आएगा हमारे बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने स्टडी ओनली चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।